आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे चैनल पर। हम आपको आज चकबंदी एक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। दे जानकारी बहुत ज़्यादा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जितनी जानकारी ज़रूरी होती है उतनी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। आज हम जानेंगे आज हम चकबंदी एक्ट की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर जगह चकबंदी प्रक्रिया होती है सरकार द्वारा। इस चकबंदी प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हर ग्राम सभा में करती है। जैसे कि भूमिहीन किसानों को चकबंदी एक्ट के माध्यम से जब चकबंदी की जाती है तो उसके माध्यम से भूमिहीनों को ज़मीन देना, जहाँ पर सड़क नहीं है वहाँ पे सड़क देना, नाली, रास्ता, चक रोड आदि की व्यवस्था सरकार देती है इस चकबंदी एक्ट के द्वारा। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद देखा गया समाज में बहुत सारी विकृतियाँ थी। उस विकृति को दूर करने के लिए जो हमारे यहाँ के राजनेता लोग थे उन्होंने और समाज सुधारक लोगों के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए, जिसमें कि एक कानून ये भी बनाया गया, जमींदारी विनाश उन्मूलन एक्ट बनाया गया। दोनों विधानसभाओं से उस एक्ट को पास किया गया, क्योंकि पहले आम जनता के पास, पब्लिक के पास खेती की ज़मीनें नहीं हुआ करती थी। जो भी ज़मीन हुआ करती थी राजा लोगों की होती थी, या उनके जो सामंत होते थे या रजवाड़े परिवार लोगों के पास ही सारी ज़मीनें रहती थी। वो सभी लोगों को खेती करने के लिए कुछ ना कुछ ज़मीन देते रहते थे और सभी से टैक्स वसूलते थे और उसी से उनका काम होता था और किसान को उसके बदले में भरपेट अनाज भी मिल जाता था। उस विकृति को दूर करने के लिए जमींदारी विनाश उन्मूलन एक्ट का निर्माण किया गया। निर्माण होने के बाद 1961 में उसका निर्माण हुआ, लेकिन दोनों सभा से पास होने में लगभग 1.5 से 2 साल लग गया इस एक्ट को लागू होने में। उसके बाद किसान जो जिस खेत की जुताई बुआई करता रहता था उसके नाम खेत दर्ज हो गया। फिर आई कि किसी के पास ज़मीन थी, किसी के पास नहीं थी, और कैसे क्या किया जाए कि सभी लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हो जाएं, जिससे उनका गुजारा हो सके। उसके लिए सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया। नियम के तहत सड़क, चक रोड, नाली, नहर आदि की व्यवस्था करने के लिए चकबंदी एक्ट लागू किया गया, जिसमें सभी लोगों का
को फ़ायदा मिल सके और इस एक्ट के माध्यम से लगभग सभी को फ़ायदा भी मिला। कि हर जगह का अलग अलग कानून है, कुछ जगह ये नियम लागू नहीं है, जैसे एमपी में ये नियम लागू नहीं है, क्योंकि जमींदारी विनाश उन्मूलन एक्ट में 12.5 एकड़ लगभग 25 बीघा जमीन के बारे में कहा गया, लेकिन चूँकि एमपी में और कुछ स्थानों पे ये लागू इसलिए नहीं हो पाया नहीं है क्योंकि वहाँ पे आबादी भी कम है और साथ साथ वहाँ पे खेती लायक ज़मीनें बहुत कम हैं। वहाँ या तो वहाँ बंजर है, रेगिस्तान है या फिर पहाड़ी इलाका है। इसकी वजह से वहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं है। वहाँ पर आज भी एक एक आदमी के नाम 40-40, 50-50 बीघे या 100-100 बीघे के काश्तकार हैं। केवल जहाँ पर खेती लायक ज़मीनें हैं वहीं पर ये एक्ट लागू है, बाकी जगहों पर नहीं है। आइए हम जानते हैं चकबंदी एक्ट में चकबंदी कैसे होती है किसी गांव में। उसके लिए सबसे पहले चकबंदी प्रक्रिया जब लागू की जाती है तो धारा 4 के अंतर्गत उसमें प्रकाशन किया जाता है। वहाँ के जिस जगह पर भी चकबंदी की प्रक्रिया की जाती है वहाँ के लोकल न्यूज़ पेपर में और जगहों पर उसका प्रकाशन किया जाता है कि इन मौज़ों में ग्राम में चकबंदी की प्रक्रिया चालू होने वाली है। उसके बाद की आगे की प्रक्रिया होती है चकबंदी एक्ट की धारा 4 हर जगह और यूपी टेंडेंसी एक्ट और जगहों का जैसे राजस्थान टेंडेंसी एक्ट है, हरियाणा टेंडेंसी एक्ट है। हर प्रदेश का अपना अपना टेंडेंसी एक्ट है, उसके माध्यम से ही चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। जब धारा 4 प्रकाशन हो जाता है उसके बाद धारा 4 में ही चकबंदी कमेटी के द्वारा टीम गठित की जाती है। 10 से 12 लोगों की टीम गठित की जाती है। वो लोग गांव में जाते हैं और सभी पूरी संपूर्ण उस मौजे की ज़मीन की पैमाइश करते हैं और सभी लोगों को उसके बाद उसमें कुछ लेखपाल भी रहते हैं, ज़्यादातर सब लेखपाल ही होते हैं और चकबंदी कमेटी के कुछ सदस्य होते हैं जिनके द्वारा चकबंदी की प्रक्रिया फिर चालू की जाती है। उसके बाद फिर आता है पर्चा 5। जब टीम गठित होने के बाद मौजे की ज़मीन को देखा जाता है, देखने के बाद जो कमेटी रहती है उन्हीं के द्वारा हर गांव में जिसमें प्रकाशन हुआ है कि यहाँ पर चकबंदी होनी है वहाँ पर पर्चा 5 बांटा जाता है। पर्चा 5 बंटने के बाद जब पर्चा 5 बट जाता है तो धारा 9 में अगर कोई कमी रहती है, कमी या बेसी होती है, उसमें सब लोगों के हिस्से लगाए जाते हैं। कौन जिसे परिवार में हिस्सा है सबके अलग अलग नाम से ज़मीनें कटती हैं। जितने उसके सह खातेदार होते हैं सबके नाम ज़मीनें चढ़ती हैं, क्योंकि चकबंदी में ही सबके नाम ज़मीनें चढ़ती हैं। उसके अलावा फिर एसडीएम के यहाँ से
बंटवारा के दौरान बंटवारा किया जाता है। धारा 116 राजस्व संहिता की धारा 116 हमें या तो एसडीएम के यहाँ बंटवारे की प्रक्रिया होती है, सबके हिस्सा कसी होती है, सबके नाम चढ़ते हैं, या फिर चकबंदी के दौरान सबके नाम चढ़ते हैं। चकबंदी में धारा 9 में पर्चा बंटने के बाद अगर आपकी कोई त्रुटि रहती है तो धारा 9 में एसीओ के यहाँ आपत्ति की जाती है। एसीओ के यहाँ आपत्ति की जाती है कि हमारा हिस्सा कम है, हमारा रकबा कम लगाया गया है, हमारी मालियत, खेत की मालियत कम लगाई गई है, या वसीयत चढ़ना है, वरासत होना है, वो सब प्रक्रिया उसमें की जाती है। अगर कोई विवाद नहीं रहता है, निर्विवादित होता है, तो एसीओ के स्तर से ही उस आपत्ति को, एसीओ के यहाँ जो आपत्ति दी जाती है, उस आपत्ति को एसीओ के द्वारा ही निस्तारण किया जाता है। अगर उसमें कोई विवादित है, कोई दिक्कत होती है, तो फिर सीईओ के यहाँ जो चकबंदी अधिकारी होते हैं, सीईओ के यहाँ उसको विवादित फाइल को भेज दिया जाता है, उसकी सुनवाई की जाती है, बाकायदे पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है कोर्ट की, और उसमें उसकी सुनवाई होने के बाद वसीयत, वरासत, हिस्सा सब लगाया जाता है, तब जाकर के प्रक्रिया पूर्ण होती है और उस व्यक्ति का नाम दर्ज खातेदार होता है वो। अगर कोई त्रुटि मालियत में या रकबा कम हो जाता है खेत में, तो फिर पिछला जो है उसमें जो है CH4 बना होता है, CH4 को खंगाला जाता है पिछली, और उसमें आपकी रकबे की पूर्ति की जाती है कि रकबा कैसे कम हुआ, और उसको देखने के बाद पिछली खतौनी में आपके नाम कितना रकबा था और इस खतौनी में कितना रकबा आपको दिया गया है, उसको देखा जाता है। चकबंदी में जैसे 1 बीघे पर 2 बिस्वे की कटौती होती है। कटौती इसलिए की जाती है कि कहीं पर अगर सड़क नहीं है किसी गांव में, या चक रोड नहीं है, चक मार्ग नहीं है, उसके आने जाने के लिए नाली नाला की व्यवस्था करना और सुविधाजनक तरीके से हर जगह व्यवस्था देना रहता है। अगर उसके बाद भी कुछ ज़मीनें बच जाती हैं तो भूमिहीन किसानों को उसका पट्टा दिया जाता है, जिससे उनके नाम भी कुछ ज़मीनें हो सकें। धारा पर्चा 5 के बाद फिर नंबर आता है पर्चा 23 का। पर्चा 23 पड़ता है, बांटा जाता है। पर्चा 23 के बंटने के बाद धारा 20 में अगर कोई आपत्ति होती है तो सीईओ के यहाँ जाकर के उसको आपत्ति की जाती है। फिर धारा 21, अगर सीईओ के द्वारा उस अपील में कोई पक्ष या विपक्ष में आदेश कर दिया जाता है
तो फिर धारा 21 में उसकी अपील, दोनों में से किसी पक्ष के खिलाफ अगर कोई आदेश पारित हो जाता है तो धारा 21 में जा कर के सीईओ के यहाँ उसकी अपील कर सकता है, चाराजोरी कर सकता है और अपनी बात रख सकता है। और यदि उसकी बात सीईओ के यहाँ नहीं सुनी जाती है, एसीओ ने कुछ जैसे किसी पक्ष के खिलाफ आदेश अगर पास कर दिया तो वो व्यक्ति सीईओ के यहाँ जा कर के, क्योंकि सीईओ उससे उच्च अधिकारी होता है, उसके यहाँ अपील कर सकता है। यदि सीईओ ने देखा, एसओसी ने देखा कि ये गलत हुआ है और उसके आदेश को निरस्त करते हुए अगर वो दूसरे पक्ष के उसमें आदेश कर देता है तो उसकी चाराजोरी आगे अगली जो कोर्ट होती है डीडीसी के यहाँ कर सकता है। 48(1) में डीडीसी के यहाँ निगरानी कर सकता है। निगरानी की जा सकती है। धारा 9(a)(b) के विरुद्ध सीईओ के यहाँ अपील की जाएगी और सीईओ के यहाँ अपील का अगर निस्तारण हो जाता है और उससे कोई क्षुब्ध पक्षकार है तो धारा 48(1) में वो जाकर के डीडीसी के यहाँ निगरानी कर सकता है। यदि निगरानी के चलते धारा 52 का प्रकाशन हो जाता है, मतलब कि धारा 52 का प्रकाशन चकबंदी समाप्ति के लिए होता है कि चकबंदी उस क्षेत्र में पूर्ण हो गई, धारा 52 का प्रकाशन हो जाता है और सबको अपनी अपनी चक मिल जाती है, सबके नाम। अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो वो अपना डीडीसी के यहाँ निगरानी अगर करता रहता है तो जब भी धारा आदेश होगा तो वो उस आदेश का अनुपालन फिर सीईओ के यहाँ धारा 109 रूल 109 में वो एप्लीकेशन दे करके अपने साक्ष्य सबूत दे करके सीईओ के यहाँ रूल 109 में उस आदेश का अंकन कराएगा। सीईओ जो है फिर सारे दस्तावेजों को लेकर के उसको देखेगा, उसका अवलोकन करेगा और अपने से नीचे एसीओ के यहाँ से रिपोर्ट मंगाएगा। फाइल को रिपोर्ट के लिए भेजेगा, उसमें रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को देखते हुए तथा CH 41 व 45 और पूर्व में बनी खतौनी को देखेगा और सब को देखते हुए फिर सीईओ के द्वारा रूल 109 की पूरी सुनवाई की प्रक्रिया करने के बाद वो उस आदेश का अंकन कराएगा। ये प्रक्रिया तब है जब कोई मुकदमा धारा 52 का प्रकाशन हो जाता है। तब अगर पहले उस मुकदमे में आदेश हो जाएगा तो फिर
सीईओ के यहाँ रूल 109 की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो स्वतः जो है चढ़ जाएगा खतौनी पर, उस आदेश का अंकन कर दिया जाएगा। ये तो उस समय की प्रक्रिया है। जब चकबंदी समाप्त होने के बाद धारा 52 का प्रकाशन हो जाता है। धारा 52 में प्रकाशन में यह रहता है कि इस मौजे की चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। तब उसके लिए रूल 109 में सीईओ के यहाँ एप्लीकेशन दे करके अपना उस आदेश का अंकन कराया जाता है। अंकन की प्रक्रिया पूरी सुनवाई के बाद और रिपोर्ट आने के बाद CH 4145 खंगाले जाने के बाद ही उस आदेश का अंकन खतौनी में अनुपालन कराया जाता है। ये है पूरी चकबंदी की प्रक्रिया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें शार्ट में आप सभी लोगों को बताई, जानकारी दी। आप सभी लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके बताएं। आगे फिर और कुछ जानकारियाँ दी जाएंगी। अगले वीडियो हमारे RTI एक्ट के बारे में रहेगी। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि हमारी ये वीडियो कैसे लगी। सभी को राम राम, राधे राधे।